अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब लोग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं फैक्ट मोटिवर। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको अमेज़न के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताया था। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपको इधर ऊपर राइट साइड पर भी स्क्रीन पर शो हो जाएगा। आप इधर क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। आज का टॉपिक मेरा इससे थोड़ा डिफरेंट है। आज मैं क्लाउड सीडिंग की बात करने जा रहा हूँ कि आखिर कैसे ये आर्टिफिशियल रेन वर्क करती है। आज हम इसको भी डिटेल से समझते हैं। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंट्रो रोल करते हैं। अगर मैं आपको ये कहूँ कि इंसानों ने काफी हद तक मौसम को कंट्रोल करना सीख लिया है, यानी कि क्लाउड सीडिंग की मदद से हम लोग जहाँ चाहें हम वहाँ आर्टिफिशियल रेन करवा सकते हैं। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका कई सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है। चाइना जैसी कंट्री ने तो इस पर मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए हैं, लेकिन अगर हम इसे चाहें तो हम इसे सेल्फिश रीजन की वजह से भी यूज कर सकते हैं। जैसा कि किसी को डर होता है कि उसके इवेंट के दरमियान बारिश न हो जाए, तो फ्रांस में एक कंपनी क्लाउड सीडिंग सर्विसेज ऑफर करती है। अगर हम इस कंपनी को 1 करोड़ देंगे तो ये क्लाउड सीडिंग करके ये इंश्योर करेंगे कि आपके इवेंट के दरमियान कोई बारिश नहीं होगी। ये सुनकर आपके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल ये आया होगा, अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी ही अच्छी है तो हमारी कंट्रीज में जो पानी को लेकर प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि कहीं पर ड्राउट्स आते हैं और कहीं पर ज्यादा बारिश हो जाती है, उससे आने वाले फ्लड्स, कहीं पर पानी की कमी, इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता। आज की वीडियो में हम यही सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। Have we come to the point where we can control the weather? Cloud seeding is already used in China and Thailand to tackle air pollution. ये है प्रॉपर क्लाउड सीडिंग का नतीजा। क्लाउड सीडिंग की टेक्नोलॉजी को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर क्लाउड्स है क्या, आखिर ये बादल होते क्या हैं और कैसे फॉर्म होते हैं। अब मोस्टली लोगों ने अपने स्कूलों में ये तो पढ़ा होगा 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, जिसमें एक सॉलिड, लिक्विड और गैस हैं। अगर हम पानी की बात करें तो पानी में 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, जिसमें आइस यानी बर्फ, लिक्विड वाटर और गैस वाटर वेपर। और अगर आप किसी चीज का एक स्टेट से किसी दूसरी स्टेट में कन्वर्जन होता है तो उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है। जैसे कि बर्फ अगर पिघल कर पानी बनती है तो इसे हम मेल्टिंग कहते हैं, और पानी जब दोबारा से बर्फ बनता है तो इसे हम फ्रीजिंग कहते हैं। और तीसरा, जब पानी वाटर वेपर बनता है तो इसे हम इवेपोरेशन या वेपोराइजेशन कहते हैं। और वाटर वेपर जब दोबारा से वाटर बनता है तो इसे कंडेंसेशन कहा जाता है। अब यहाँ पर होता यह है कि जमीन पर हमारी हवा में काफी तादाद में वाटर वेपर मौजूद होता है। अगर हवा में बहुत ज्यादा वाटर वेपर मौजूद है तो हम वहाँ ये कहेंगे कि हवा में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, और अगर कम वाटर वेपर है तो कम ह्यूमिडिटी है। अब हम यहाँ पर ये जानते हैं कि जितना ज्यादा अल्टीट्यूड बढ़ता है तो उतनी ज्यादा वहाँ पर ठंड भी बढ़ती है, जैसा कि पहाड़ियों के ऊपर। अब जब ये वाटर वेपर हायर ऑल्टीट्यूड पर मौजूद होता है तो वहाँ पर ठंड की वजह से कंडेंसेशन होती है, तो वहाँ पर ये वाटर वेपर वाटर में बदल जाता है, यानी कि बहुत ही छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाता है। यही वाटर वेपर जब हवा में ऊपर सस्पेंडेड रहती हैं तो वहाँ पर हमें वो बादल दिखते हैं। एक्चुअल में यही क्लाउड्स होते हैं। ये छोटी सी वाटर ड्रॉपलेट जो कि बादल बनाती हैं, जो कि बहुत ही छोटी हैं, इतनी छोटी कि 1 मिलीमीटर का भी 100 डायामीटर इनका होता है। और एक बादल में ऐसे मिलियंस ऑफ ड्रॉपलेट्स होती हैं। और अगर कोई बादल और भी हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर मौजूद है तो वहाँ पर हवा और भी ज्यादा ठंडी हो जाती है। इसका मतलब कंडेंसेशन ही नहीं बल्कि फ्रीजिंग भी हो जाती है, और ये वाटर ड्रॉपलेट्स बर्फ के छोटे क्रिस्टल्स में बदल जाते हैं और फिर आइस क्रिस्टल से क्लाउड बनते हैं। तो इस सेंस में देखा जाए तो यहाँ पर 2 तरीके के बादल हैं, एक वो जो वाटर ड्रॉपलेट से बनते हैं और दूसरे जो आइस क्रिस्टल से बनते हैं। इन दोनों के बीच में आसानी से फर्क बताया जा सकता है, क्योंकि जो आइस क्रिस्टल्स के क्लाउड हैं वो और ज्यादा ऊपर मौजूद होते हैं और दिखने में उनकी कोई क्लियर बाउंड्री लाइन नहीं होती और वो बहुत ज्यादा पतले होते हैं। और जो मोटे मोटे बादल जो कि हमें जमीन के ज्यादा करीब नजर आते हैं वो बेसिकली वाटर ड्रॉपलेट से मिलकर बने होते हैं। अब यहाँ पर एक अगला सवाल उठता है कि बादलों से बारिश कैसे होती है। अब यहाँ पर होता यह है कि ये जो छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, जब ये आपस में कलेक्ट होती रहती हैं, यानी कि उधर और ड्रॉपलेट्स आती रहती हैं और बादल और बड़ा होता रहता है, तो ये छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स एक दूसरे से मिल जाती हैं और इससे एक बड़ी ड्रॉपलेट फॉर्म होती है। और ये बड़ी ड्रॉपलेट्स और ऊपर जाकर फ्रीज होकर आइस क्रिस्टल बनती हैं, और फिर आइस क्रिस्टल भी एक दूसरे से कोलाइड करके उससे बड़े आइस क्रिस्टल बनाती हैं। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक ये आइस क्रिस्टल इतने बड़े नहीं हो जाते कि इनके वजन की वजह से ही ये जमीन पर नीचे गिरने लग जाएं। और जब ऐसा हो जाता है तब ये आइस क्रिस्टल जमीन पर गिरते हैं। नीचे गिरते वक्त अगर हवा का टेम्परेचर ठंडा है तो ये बर्फ की तरह नीचे गिरेंगे और स्नो में तब्दील हो जाएंगे और स्नोफॉल होगी। और अगर हवा गर्म है जमीन पर तो ये वहाँ पर
पानी की शक्ल इख्तियार कर लेंगे और बारिश की शक्ल में नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे और कुछ इस तरीके से यहाँ पर बारिश होती है। और अब यहाँ पर क्लाउड सीडिंग की बात की जाए तो इंसानों की हिस्ट्री में इस टेक्नोलॉजी की एंट्री होती है, वो भी बाय चांस, यानी कि एक एक्सीडेंट की वजह से। ऐसी चीजों के लिए एक इंग्लिश लफ्ज का इस्तेमाल किया जाता है सेरेंडिपिटी। इसका मतलब है कि बाय चांस कुछ ऐसी चीज होना जिससे हमें फायदा मिले। सेरेंडिपिटियस डिस्कवरी का एक बड़ा एग्जाम्पल है एक वैक्सीन की डिस्कवरी होना। डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जब पेंसिलिन को इजाद किया था तो ये उनसे बाय चांस हुआ था। तो इसी तरह क्लाउड सीडिंग भी एक डिप्टियस डिस्कवरी थी। 1943 की बात है। डॉक्टर विंसेंट शेफर एक अमेरिकन केमिस्ट और मेट्रोलॉजिस्ट थे। ये रिसर्च कर रहे थे एयरक्राफ्ट आइसिंग और इसकी प्रेसिपिटेशन के ऊपर। 1946 में इन्होंने अपनी रिसर्च में एक कोल्ड बॉक्स का इस्तेमाल किया, एक ऐसा बॉक्स जो कि काफी ठंडा था। किसी और चीज की टेस्टिंग करते वक्त ये अपने एक्सपेरिमेंट्स में अक्सर ब्रीद आउट करते थे इस ठंडे बॉक्स के अंदर। जैसा कि हम ये जानते हैं कि हमारी सांस जो कि हमारे मुंह से बाहर निकलती है और उसमें वाटर वेपर होता है, और अगर बाहर ज्यादा ठंड है तो वहाँ पर कंडेंसेशन होगी। यही चीज होती हुई इन्होंने नोटिस की। ये एक कॉमन सी बात है कि अगर हम ठंड में अपने मुंह से सांस लेते हैं तो वो भाप की शक्ल इख्तियार कर लेता है। आखिर ये जो मुंह से धुआं और फॉग निकलती है ये है क्या? ये वही बहुत सारी छोटी छोटी टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जो कि हमारे मुंह से निकला हुआ वाटर वेपर कंडेंस हो जाता है इन छोटी छोटी टाइनी ड्रॉपलेट्स में। एग्जैक्टली वही प्रोसेस जो कि बादलों में होता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो विंटर में हमारे मुंह से भाप निकल रहा है वो एक तरीके का मिनी क्लाउड है। अब डॉक्टर शेफर ने भी यही चीज होती हुई नोटिस की, लेकिन वो इसे एक स्टेप और आगे ले गए। उन्होंने सोचा कि क्या होगा अगर मैं इसको और ठंडा बना दूं। तो ये करने के लिए उन्होंने ये ड्राई आइस का इस्तेमाल किया। ड्राई आइस बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड का एक सॉलिड फॉर्म होता है। इसे कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है रेफ्रिजरेशन और कूलिंग के लिए, और ये सिर्फ -78 डिग्री सेल्सियस पर ही एग्जिस्ट करता है। तो इन्होंने कुछ ड्राई आइस ले जाकर उस कोल्ड बॉक्स में रख दी, और फिर जब इन्होंने वहाँ पर जाकर ब्रीथ आउट किया तो उन्हें वहाँ पर कुछ अजीब चीज दिखी। अचानक से इनके मुंह से निकलने वाली हवा बहुत सारे मिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक आइस क्रिस्टल्स में बदल गई, जो कि इन्हें वहाँ पर ब्लू सा कलर दिखा था। इन्होंने नोटिस किया कि अगर अचानक से इतना ठंडा टेम्परेचर होगा तो वाटर वेपर बहुत जल्द आइस क्रिस्टल्स में बदल जाएगा। और ये चीज एक बार फिर से क्लाउड्स में होती है उनके लास्ट स्टेज पर। जब आइस क्रिस्टल्स बड़े होने लगते हैं, यानी कि उनका वजन बढ़ने लग जाता है, इन्होंने ये देखा कि इस ड्राई आइस का इस्तेमाल करके ये प्रोसेस फास्ट फॉरवर्ड हो गया। डॉक्टर शेफर ने इसको लेकर और इसमें इन्वेस्टिगेशन की और इसमें और एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए, इसको ध्यान से समझने के लिए कि एग्जैक्टली यहाँ पर हो क्या रहा है। और फाइनली जब इन्होंने चीजों को समझा तो इन्होंने यहाँ पर रियलाइज किया इस चीज का तो रियल लाइफ में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। क्यों ना आसमान में मौजूद बादलों को जल्दी से ठंडा बनाने की कोशिश की जाए ड्राई आइस का इस्तेमाल करके, ताकि वहाँ पर हमें इंस्टेंटली स्नोफॉल और बारिश देखने को मिले। 13 नवंबर 1946 डॉक्टर शेफर ने एक प्लेन उड़ाया और अपने साथ इस एरोप्लेन में करीबन 2.5 किलो ड्राई आइस को अपने साथ लेकर गए और माउंट ग्रिलो पहाड़ी के पास मौजूद एक बादल पर इन्होंने अपना टेस्ट कंडक्ट किया। एरोप्लेन से इन्होंने क्रश ड्राई आइस को बादलों पर फेंका और जो इन्हें रिजल्ट वहाँ पर दिखा वो कमाल का था। इन्होंने देखा कि अचानक से भारी स्नोफॉल और बारिश तेजी से हो रही है, और यहीं से ही क्लाउड सीडिंग का इन्वेंशन हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पे क्यों नहीं है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।